नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान। 7वें दौर के लिए हो रही है नामांकन पत्रों की जांच। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में राहुल गांधी के साथ करेंगे प्रचार का आगाज। बस्ती में अमित शाह, फतेहपुर में मायावती की रैली, लखनऊ और बाराबंकी में अखिलेश की 7 जनसभाएं। अयोध्या में जोर शोर से उठ रही है विकास की मांग। सफाई, सड़क और रोजगार समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी बना बड़ा चुनावी मुद्दा। मणिपुर में दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच। 20 तारीख तक नाम वापसी। चुनाव आयोग ने कहा आर्थिक नाकेबंदी से नहीं पड़ेगा तैयारियों पर असर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और औरैया शामिल हैं। इस बीच सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका रायबरेली में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी। साथ ही राहुल गांधी फतेहपुर जिले के हाथगांव में रैली करेंगे। रायबरेली में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ में 2 और बाराबंकी में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती फतेहपुर में जनता से मुखातिब होंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बस्ती में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। कल शाम नामांकन भरने का काम खत्म हो गया। 7वें और आखिरी दौर के लिए 9 फरवरी से उम्मीदवार नामांकन पत्र भर रहे थे। इस दौर की 40 सीटों के लिए 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ छठे दौर की 49 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार 18 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 मार्च को छठे दौर की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 2 दौर का मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 5 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। प्रदेश की सभी सीटों के लिए मतगणना 11 मार्च को होगी। और इस समय हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हैं। इटावा से अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं और कानपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे चुनाव की सरगर्मियों को लेकर। अखिलेश, पहले आपके पास आना चाहूंगी। कल बड़ी रैलियां थी, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज किस तरह की सरगर्मियां इटावा में देखने को मिलेंगी और समझना चाहेंगे इस समय सियासी जमीन कैसी खड़ी हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं अखिलेश रामगोपाल और मुलायम शिवपाल के समर्थक एक दूसरे को कहीं ना कहीं मुंह चढ़ा रहे हैं इस चुनाव में। ऐसे में किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति, जो कल स्थिति थी, कल अखिलेश यादव यहाँ थे, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और एक तरह से सीधे तौर पे उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर हमला किया। उन्होंने यह बोला कि अपने ही लोग कुछ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो विरोधी पार्टियों को उससे मदद मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जब चुनाव प्रचार बंद होना है, उसके एक दिन पहले अगर अखिलेश यादव ने इस तरह का कहा है, तो पार्टी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है अंदरूनी जो टकराव है। वही अंदरूनी टकराव सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। और चूंकि यह मुलायम सिंह अखिलेश यादव का एक कहें कि सबसे बड़ा गढ़ है, यहीं से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों अपने आप को यूपी में प्रेजेंट करते हैं। और जब लखनऊ में जब पार्टी के अंदर टकराव हो रहे थे,
तो उसकी धड़कनें यहाँ इटावा में महसूस हो रही थी। और इटावा के लोगों को खास तौर पे ये लगता है कि जो एक उन्होंने वीआईपी स्टेटस मिला है पिछले दिनों, सैफई, इटावा, मैनपुरी, इन सारी जगहों पर, कन्नौज तक, इन सारी जगहों को जो उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान मिला है, यहाँ के जो पारंपरिक जो बुनियादी ढांचा था उससे परिवर्तन हुए हैं। लोगों के अंदर जो एक स्थिति बनी है, अच्छी स्थिति बनी है, उसे कहीं खो न दे। राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण यह जगह है, उसे कहीं खो न दे। तो यह इस बात की कशमकश चल रही है। जो बुनियादी वोट बेस हैं, जो सामुदायिक और जातीय वोट बेस हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के, उनके अंदर यह कसमकस चल रहा है। और एक तरह से परीक्षा होगी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, पार्टी की कमान संभालने के बाद, अब अखिलेश यादव को इटावा, मैनपुरी के लोगों का समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी जो उनकी वैधानिकता है, लेजिटिमेसी है, जनता का समर्थन है, वह इस बात को साबित करेगा कि अखिलेश ही मुलायम सिंह यादव के सच्चे राजनीतिक वारिस भी हैं, पुत्र तो है ही। बिल्कुल। और इसी उलझन में कहीं ना कहीं दूसरे दल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन दोनों की टकरार में उन्हें फायदा होता मिले, और इसी उम्मीद में दूसरे दल बैठे हैं। तमाम मसलों की बात करेंगे आपसे अखिलेश। कहीं क्या मसले दबकर रह गए हैं इन चुनावी उलझनों के बीच? आपके पास हम पहुंचेंगे। फिलहाल हम कानपुर रुक करते हैं। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, कानपुर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कानपुर है, औद्योगिक शहर इसे माना जाता है। इन सबके बीच एक दूसरी तस्वीर भी है कानपुर की, जहां प्रदूषण, गंदगी का अंबार, जाम की समस्याएं। क्या ये सब चुनावी मुद्दे इस बार बन पा रहे हैं? क्योंकि यहां हम देखते हैं राजनीतिक दल अपना कोई खास फायदा नहीं देखते, तमाम सीटें बराबर बराबर सभी दलों में बढ़ती है, लगभग ऐसा होता आया है। तो क्या ऐसे में उस तरह की तरजीह मिल पा रही है चुनाव में कानपुर को? बिल्कुल। जिस तरीके से यूपी के तीसरे दौर का मतदान होने वाला है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो 69 सीटों का है, उसमें एक दबदबा समाजवादी पार्टी का पहले से रहा है। कानपुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर किसी एक राजनीतिक दल का दबदबा एक लंबे अरसे से नहीं देखा गया है। करीब करीब 3-3, 4-4 सीटें यहाँ पर हर राजनीतिक दल को मिली हैं। खराब समय जब कांग्रेस पार्टी का चल रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से एक आध सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की, और अब फिलहाल बीजेपी के यहाँ पर सांसद हैं। तो कोई एक राजनीतिक दल अपना लंबे समय तक इसको अपना गढ़ नहीं बना पाया है। यहाँ की जनता लगातार अपने प्रतिनिधित्व और राजनीतिक दलों को बदलती रही है, और शायद ये भी एक मुख्य कारण यहाँ पर हो सकता है। या फिर क्योंकि यहाँ की जिस तरह से एक ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर ये अंग्रेजों के जमाने में इस इलाके को कहा जाता था, पूरे मुल्क की एक औद्योगिक राजधानी के तौर पर इसको उस वक्त देखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से देश को आजादी मिली, उसके बाद से ये शहर कहीं न कहीं घटता चला गया, और इसका जो स्तर था, इसकी जो महत्व था, वो लगातार कम होता चला गया। ये एक सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ के लोगों को लगातार खल रहा है। इनका कहना है कि इतना टैक्स जमा कराने के बावजूद भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नदारद हैं। इस शहर को अभी तक बहुत विकास हो जाना चाहिए था, खासतौर पर इसके बाद पनपे शहर जो कि नोएडा है, गाजियाबाद है या लखनऊ है, उन्होंने काफी विकास किया है। जबकि ये जो शहर कानपुर है ये वहीं रह गया, और देहात की स्थिति जो है वो तो यहाँ से भी बदतर है। वहां आज भी लोग पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। और एजुकेशन का जो स्तर है, हालांकि यहाँ पर एक IIT है जो केंद्र सरकार ने बहुत पहले खोला था, लेकिन उसके अलावा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका कोई बहुत अच्छा यहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं है। रोजगार की बड़ी भारी समस्या यहाँ पर लोग जो है फेस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रख के लोग लगातार कोशिश करते हैं कि वोट ऐसी पार्टी को डालें जो इन मुद्दों का समाधान स्थायी तौर पर करने की कोशिश करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो जातीय समीकरण होता है या संप्रदाय के आधार पर वोटिंग की जाती है, उसमें ये मुद्दे गौण हो जाते हैं, और यहाँ की समस्याएं वहीं की वहीं एक लंबे अरसे से खड़ी हैं। हालांकि इस बार भी जिस तरह से गठबंधन यहाँ पर बनाया गया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति काफी बदली हुई लग रही है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 2 और 3 नंबर पर जो राजनीतिक दल आए थे, वो अगर इकट्ठा होते हैं तो उनका वोट बैंक कहीं न कहीं बढ़ जाता है। और मुख्य मुकाबला, क्योंकि शहरी यहाँ इलाका है, मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ यहाँ माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी अभी हाल ही में जीती है। लगातार यहाँ
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी रैलियां की हैं। बिल्कुल, तो लग रहा है कि इस गठजोड़ के बाद समीकरण थोड़े बदले हैं और जैसा आप बता रहे हैं कानपुर में एक दल का वर्चस्व नहीं रहा है। ऐसे में इस गठबंधन के बाद अब किस तरह से समीकरण बदलेंगे, किस तरह से वोटर अपना रुख दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रमीन, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं अखिलेश। बात करी हमने समीकरणों की, इटावा को किस तरह का रुतबा हासिल है जिसे वो खोना नहीं चाहेगा एक सियासी परिवार की वजह से। इन सब के बीच, इन तमाम समीकरणों और सियासी परिवार की उलझनों के बीच क्या मुद्दे उठ पाए हैं इस बार इटावा में? हम जानते हैं बेरोजगारी है, फैक्ट्रियों का अभाव है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये सब मुद्दे क्या उठ पाते हैं चुनाव में? देखिए प्रीति, बहुत क्षीण संभावना है इस तरह की, क्योंकि यहाँ का जो समय देखिए, यहाँ की पूरी जो लड़ाई है वह लड़ाई पूरी तरह से पहचान की लड़ाई है, जातीय पहचान की लड़ाई है। और यहाँ जो स्थिति ये है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश यादव जो चला, तो हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पूरी तरह नाटकीय है और मुलायम सिंह यादव का यह प्रयास है कि सारा कुछ अखिलेश यादव को अपनी विरासत सौंप के वो फिर अपना रिटायरमेंट ले लें। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि यह नाटकीय नहीं है। मुलायम सिंह यादव बहुत ही स्वाभाविक तौर पर अपनी जो सुप्रीमेसी है पार्टी पे, अपने समुदाय पे और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय पे भी उसकी सुप्रीमेसी को अभी भी खोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ दो तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि वो लोग बोल रहे हैं केवल लैपटॉप बांटने से नहीं काम चलेगा, जो लोगों को रोजगार मिलेगा तभी लैपटॉप चला पाएंगे। तो एक इस तरह की बात कुछ युवाओं में सुनी जा रही है। दूसरी तरफ एक यह भी बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अखिलेश यादव स्वीकार है, क्योंकि अखिलेश की उम्र अभी उनके पक्ष में है और जो उनके पिता श्री है वो अपने उम्र के आखिरी दहलीज पे खड़े हैं। तो इसलिए वो पूरे इस इलाके की, मैनपुरी इटावा इलाके की जो पहचान है, पुरानी पहचान, उसको अब और आगे नहीं ले जा सकते। और एक तीसरी बात लोगों को यह लग रही है कि प्रधानमंत्री के रूप में ठीक है नरेंद्र मोदी हैं, पूरे देश को चलाने में सक्षम है जैसे भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि सहानुभूति अखिलेश के पक्ष में है। तो मुद्दे दरअसल यही है। और विकास का मुद्दा अगर कहें तो विकास इस इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास काफी हुआ है, इसलिए लोग इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देते कि विकास की कोई समस्या यहाँ है। तो लेकिन जो सामान्य तौर पे हर जगह लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगारी की बात यहाँ भी युवाओं के मन में है कि हमको रोजगार के उस अवसर नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री कुछ नहीं खुली है, कोई सर्विस सेक्टर बड़ा नहीं खुला है। केवल एक सैफई, एक बहुत बड़ा गाँव जो था वो शहर में बदल गया है। वहाँ एक जू बना है, चिड़ियाखाना बना है और उसके बाद एयरपोर्ट बना है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जिससे बाहर की पूंजी आए और यहाँ के लोगों को स्थानीय तौर पर रोजगार। लेकिन ये मुद्दे जैसा आप बता रहे हैं इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं बेहद गौड़ होते दिख रहे हैं और इटावा के सियासी माहौल में अजीब सा असमंजस है, और भले ही वो समाजवादी पार्टी के अंदर ही क्यों ना हो, इसी की सुगबुगाहट इस चुनाव में सिर्फ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर से रविंद्र सिंह शोरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और मंत्री विजय मिश्रा गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। विजय मिश्रा विभाग बदलने और टिकट न मिलने से नाराज थे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विजय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और नारद राय के बाद विजय पूर्वांचल के तीसरे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने पहले 2 चरणों में हुए मतदान को अपने पक्ष में बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। उन्होंने अखिलेश सरकार पर बीजेपी के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। और दोनों तरह के चुनाव के द्वारा समाजवादी पार्टी को थाने से लेकर के जिले से एसएसपी से लेकर के डीआईजी आईजी तक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के गुंडों अपराधियों को बूथ कब्जा करने वालों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से पुनः मांग करता हूं कि आप बाकी के 5 चरणों के लिए वर्तमान डीजीपी को, वर्तमान मुख्य सचिव को अविलंब हटाया जाना चाहिए। चुनावी माहौल है और एक बार फिर धार्मिक नगरी अयोध्या चर्चा में है। यहां राम मंदिर का मुद्दा यूं तो जनता के लिए खास मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ रहा है मंदिर को लेकर राजनेताओं के बयान आने लगे हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में मंदिर का जिक्र किया है।
अयोध्या में मंदिर निर्माण हर चुनाव में मुद्दा बनता आया है, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा कि अब लोग मंदिर मस्जिद पर चर्चा की बजाय सड़क, गंदगी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोड़ रहे हैं। यहाँ की जनता में नेताओं के वादा खिलाफी से काफी नाराजगी है। जितने भी आज तक चुनाव लड़े हैं, जितने भी नेता हुए हैं, लड़ते तो अयोध्या के नाम पर हैं, लेकिन अयोध्या के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद का मसला उठाते हैं, लेकिन उससे पहले अयोध्या का विकास होना चाहिए। विकास चाहते हैं और क्या, जैसे कि सड़क हुआ, नाली हुआ, यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। ये साफ है कि मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर विकास की दरकार ज्यादा भारी है। धार्मिक नगरी होने के बावजूद भारी तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विडंबना ये है कि सुविधाओं की कमी और गंदगी के चलते अयोध्या कभी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पाया। एक नजारा सरयू नदी का भी देखिए। शवों को जलाने से लेकर टनों कूड़ा फेंकने से नदी और सैलानी दोनों का दम घुट रहा है। आस्था के चलते अयोध्या में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर परिसर की सड़कों से लेकर यहाँ घाटों की गंदगी उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ बहुत स्वच्छ और सफाई होनी चाहिए। आप पीछे हमारे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के रोज कम से कम 2-4 टन कचरा इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसको शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। राम भगवान की सफा होना चाहिए। हर भक्तों आता है, उसमें थोड़ा ये गंदे से थोड़ा तकलीफ होती है। लोगों का आरोप है कि नेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। 1991 के बाद से लगातार 5 चुनावों में इस पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे फिर से मैदान में हैं, तो बीजेपी ने व्यापारी वेद प्रकाश गुप्ता और बीएसपी ने बज़मी सिद्दीकी को उतारा है। अयोध्या को हमेशा विवाद में लाने का काम, अयोध्या की शांति और व्यापार को और पर्यटन को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन इन 5 सालों में हम लोगों ने अयोध्या को सुंदर बनाने का काम, पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम, 15 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़े भजन स्थल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अयोध्या के लोगों को, व्यापारियों को रोजगार, अयोध्या में पर्यटन और उसकी दृष्टि से वहाँ का विकास, इसी सब को लेकर मैं इस चुनाव में मुद्दा बना के उतर रहा हूँ। फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं में अयोध्या की स्थिति हमेशा से खास रही है। 3,16,722 मतदाता वाले इस क्षेत्र में 5वें चरण के तहत 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र में खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बोल के बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था।
देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भविष्य में सावधानी बरतने को कहा है। आयोग ने उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन भी करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता का ख्याल रखें। मनोहर पर्रिकर पर आरोप था कि उन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से कहा था कि दूसरे पार्टियों से रिश्वत लेने पर वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही दें। और बात मणिपुर की। मणिपुर में दूसरे और अंतिम दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। कल राज्य में दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। प्रदेश की 22 सीटों के लिए 9 फरवरी से जोर शोर से नामांकन पत्र भरे जा रहे थे। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे दौर की सभी सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। इसके अलावा पहले दौर की 38 सीटों पर चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा कर लिया है। 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 मार्च को सभी 38 सीटों पर मतदान होना है। 11 मार्च को बाकी 4 राज्यों के साथ मणिपुर के भी चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मणिपुर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान आर्थिक नाकेबंदी के असर से इनकार किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक कुमार के मुताबिक चुनाव के लिए काफी तैयारियां की जा चुकी हैं, जबकि मतदान से पहले केंद्रीय पुलिस बल की 250 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया सफल बनाने के लिए चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारी के मुताबिक किसी भी संगठन ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में मतदान होना है। तो ये थी तमाम विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।